हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 6 का जो आपका सोशल साइंस का पेपर हो चुका है। और जो आज जिनका पेपर होने वाला है, जो बच्चे अभी 5th क्लास में थे और अब 6th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, तो पेपर किस प्रकार का आता है सोशल साइंस का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है वो आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और जिनका पेपर हो चुका है 6th क्लास का, उन्होंने पेपर में कैसे लिखा होगा वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि सोशल साइंस का पेपर है हमारा, ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। अब इसको कैसे करना था, देखो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले हम ये देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान भरना है, ठीक है यहाँ पे। और ये 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। पूछा क्या गया है, समाज में स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है। देखो स्त्री और पुरुष में अगर तुम भेदभाव करोगे, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लैंगिक भेदभाव। क्या कहते हैं इसे? लैंगिक भेदभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, देखो यहाँ पे पूछा यह गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा, तो वो है हमारा भेदभाव वर्ड, ठीक है। इसके बाद और क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इनमें से किसकी नियुक्ति जो है सरकार करती है, तो हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति सरकार करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का कार्य नहीं है। जो पंचायत का कौन सा इसमें से कार्य नहीं है, तो पंचायत का कार्य देश के लिए कानून का निर्माण करना, ये पंचायत का काम नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो यहाँ पे कि शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है। शहरों में जो सफाई का काम होता है वो कौन करता है, वो करते हैं नगर पालिका, ठीक है। इसके बाद देखो क्या पूछा गया था, ये सब 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिनका एग्जाम हो चुका है वो देख सकते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर करना था। और जो 5th क्लास से 6th क्लास में गए बच्चे, वो ये देख सकते हैं कि आपका एग्जाम किस प्रकार से आएगा जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है। आपको कैसे तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स की। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है यहाँ पे। अगला है आपका पूछा गया है उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। कैसे भरना है? पृथ्वी डैश दिशा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। इसके बाद पूछा गया है कि भारत की मानक यामानोत्तर क्या है। तो भारत की मानक यामानोत्तर जो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट। फिर इसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में अव्यवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में है, तो वो है हमारा हिमालय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाणिक पुरस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाणिक पुरास्थल है। तो बुर्ज होम जो है वो हमारा महापाषाणिक पुरास्थल है। अगला पूछा गया देखो यहाँ पे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, ठीक है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से करते थे। देखो हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है, तांबा कहाँ से लेके आते थे, कहाँ से, किस राज्य से लेके आते थे, तो वो लेके आते थे राजस्थान से लाते थे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया देखो यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। इसके बाद पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो कलिंग युद्ध के बाद में जो महात्मा बुद्ध थे, अशोक थे, ठीक है, सम्राट अशोक थे, ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो मैंने एमसीक्यू की जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो सब आपको समझा दिए। इसके बाद आपसे पूछे गए थे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। पूछा गया है नगर निगम की आय के किन्हीं 2 स्रोत का उल्लेख कीजिए। नगर निगम का जो आय है वो कहाँ से होता है ये बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नगर पार्षद के किन्हीं 2 कार्य का उल्लेख कीजिए। आपके पास 4 क्वेश्चन, देखो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो इसका आंसर कहाँ पे वो आपको बता देता हूँ। ये सारे कितने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखो, ये रहा क्वेश्चन मेरा और यह मेरा आंसर दे रखा है। नगर निगम की आय के 2 स्रोत लिखिए। तो नगर निगम का जो इनकम है वो कहाँ से होती है, तो वो संपत्ति कर लेता है। जो नगर निगम है वो संपत्ति पर यानी प्रॉपर्टी पर टैक्स लेता है। क्या लेता है, टैक्स। कर मतलब होता है टैक्स लेता है, यानी घरों और दुकानों पर लगाया जाने वाला कर। नगर निगम की आय और कहाँ से होती है, आय मतलब होता है इनकम, वो पैसे कहाँ से कमाता है। तो नगर निगम जो है जल पे टैक्स लगाता है, यानी पानी पे टैक्स लगाता है। जो पानी प्रोवाइड करता है तो उस पर टैक्स, जो टैक्स लगता है उससे नगर निगम की क्या होती है, आय होती है, यानी इनकम होती है। इसके बाद पूछा गया था, देखो यहाँ पे, कि नगर निगम पार्षद के 2 कार्य क्या है। तो निगम पार्षद के 2 काम होते हैं। एक तो अपने क्षेत्र में सफाई, सड़क, पानी की सुविधा पे ध्यान रखना कि सब कुछ लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये सब देखना निगम पार्षद का काम होता है। फिर नगर निगम की बैठकों में भाग लेकर फैसले लेना, इसका काम होता है। नगर निगम की जो बैठकें होती है, ठीक है, मीटिंग्स होती है, उसमें फैसले लेने का काम कौन करता है, हमारा निगम पार्षद। इसके बाद क्या पूछा गया था आपसे, कि 2 मानव निर्मित उपग्रहों के नाम बताने हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह कौन से होते हैं, एक है आर्यभट्ट और एक था इनसैट 3C। ठीक है, यहाँ पे आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था और ये संचार उपग्रह है। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि शुद्र ग्रह किन्हीं 2 ग्रहों की कक्षा के बीच होता है। देखो, तो मंगल और बुध बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद अगले पेज पे देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते थे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना यहाँ पे, इन सब के मैंने आंसर आपको प्रोवाइड करा रखा है। चलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुए जलवायु परिवर्तन ने आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो खाना इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गई, शिकार हो गया, इसको इकट्ठा करके तब जाके खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जब जलवायु परिवर्तन हुआ, मतलब मौसम बदला, तो इन पे क्या असर पड़ा, किन लोगों पे, आखेटक खाद्य संग्राहकों पर क्या असर पड़ा, आपको यह आंसर देना है। जलवायु गर्म और शुष्क होने लगी, जिससे कुछ जानवर और पौधे विलुप्त हो गए। तो मौसम बदल गया, जलवायु बदली, तो बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर ये खत्म हो गए, ठीक है। इससे खाने की समस्या हो गई। फिर लोगों ने खेती और पशुपालन की ओर रुख किया। मतलब अब लोग जो थे, पहले जहाँ से इकट्ठा करके खाना खाते थे ना, मतलब कुछ जानवर का शिकार कर लिया या क्या कर लिया, उन लोगों ने फल वल इकट्ठा कर लिया ऐसे करके। लेकिन अब लोगों ने खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब लोग एक ही जगह पे रहना शुरू करने लगे। ये आपको आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विनय पिटक से मिलने वाली 2 जानकारी लिखनी है। तो विनय पिटक से हमें 2 जानकारी कौन सी मिलती है, देखो, एक तो था बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन की जानकारी मिलती है। हमें विनय पिटक से क्या मिलता है कि जो बौद्ध लोग हैं उनके नियम क्या थे और उनके अनुशासन क्या थे, वो कैसे रहते थे। दूसरा, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन, उनके व्यवहार के नियम पता चलते हैं। जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु लोग होते हैं, ये भिक्षुणियाँ होती है, जो भीख मांग के अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सादा जीवन जीते हैं, तो उनकी वो किस नियमों का पालन करते हैं, इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, विनय पिटक से मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्रियों पुरुषों का जीवन कैसा था। तो बौद्ध संघ में जो लोग स्त्रियां या पुरुष आते थे ना, तो उनका जीवन कैसा था, वे साधारण जीवन जीते थे, यानी नॉर्मल जीवन, ठीक है, और नियमों का पालन करते थे और भिक्षा पर निर्भर रहते थे, मतलब वो भिक्षा मांगते थे लोगों से, ठीक है, उसी से अपना गुजर बसर करते थे। और वे ध्यान, मतलब मेडिटेशन करना, शिक्षा और धर्म का प्रचार करते थे, जो लोग भी बौद्ध धर्म में आते थे, बौद्ध संघ में आते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटना बतानी है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं कौन कौन सी है। तो पहली है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। देखो, जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बाद में जाके महात्मा बुद्ध बने थे, ठीक है। यहाँ पे तो इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ होता है, लुम्बिनी में। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया और कठोर तपस्या की। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उन्होंने बहुत ज्यादा क्या की थी, तपस्या की थी। किन्होंने, महात्मा बुद्ध जी ने। उन्होंने बोध गया से ज्ञान प्राप्त किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई और उन्होंने वहां पे क्या बने, बुद्ध बने, ठीक है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य और साम्राज्य से किस प्रकार भिन्न होता है। जो राज्य होता है वो साम्राज्य से कैसे अलग होता है। तो देखो, राज्य जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन साम्राज्य जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत जगह पूरी तरह से फैले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे
राज्य का देखो, राज्य का एक शासक होता है, एक ही राजा, जबकि साम्राज्य में कई राज्य होते हैं और बहुत सारे सम्राट होते हैं। ठीक है, साम्राज्य में प्रशासन के लिए अधिक अधिकार होते हैं। साम्राज्य में बहुत सारे क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सम्राट के तौर पर अशोक के कार्यों का विश्लेषण कीजिए। अशोक ने कौन कौन से काम किए थे ना, उस सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो अशोक के कार्य कौन कौन से थे। अशोक ने क्या किया, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। अशोक ने क्या किया, कलिंग युद्ध होने के बाद में उसने अहिंसा अहिंसा अपनाया, मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और धर्म का प्रचार करता था। कौन, अशोक। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए सड़कें, कुएं और धर्मशाला बनवाई, लोगों की भलाई के लिए। अशोक ने अपने आदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया। अशोक ने, ठीक है, सम्राट अशोक ने जो भी आदेश दिए, ठीक है, उसको खुदवाया गया। अपने पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े, उन पे, उसे कहते हैं शिलालेख या स्तंभ होते हैं जो बिल्डिंग्स होते हैं, उस पे खुदवाया गया उसने जो भी आदेश दिए थे। तो ये थे अशोक के कार्य। ठीक है, यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषता बतानी है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार था, देखो यह ऊंचा और सपाट क्षेत्र होता है। भारत का जो पठारीय भाग है वो ऊंचा और सपाट क्षेत्र होता रहता है, और ये काले, लाल और लैटराइट मिट्टी से यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कई पहाड़ियाँ और पठारी नदियाँ यहाँ पे पाई जाती है। साथ में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खनिज मिलता है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ की जो जलवायु होती है वो शुष्क और गर्म होती है। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपसे। इसके बाद ना यहाँ पे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन। एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उसके बेस पे आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप इसको देखो, जैसे इसमें पूछा है ना, सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, यहाँ से पढ़ के। ये जो है ना, यहाँ से पढ़ के अपने शब्दों में आपको देना होता है। तो ये जैसे कितने कितने पैसेज पूछे गए, एक ये वाला 10वें नंबर वाला ये हो गया, एक हो गया 11 नंबर वाला। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको इसको पढ़ना होगा, इन क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है, इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ से देना पड़ेगा, इनको पढ़ के, इसको पढ़ के देना होगा। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन ये हो गया, 12वां क्वेश्चन भी यही होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 13 नंबर का क्वेश्चन ये भी यही है। इसके बाद आता है आपका मैप। ये देखो मैप आया। ठीक है, यहाँ पे मैप में आपको क्या करना था, आपको भरना था, जैसे धोलावीरा, कालीबंगा, तेलंगाना, केरला, असम, गुजरात, इसको आपको भरना है मैप पे। तो मैंने मैप में भर के दिखा दिया। देखो ये रहा मैप में, जो कालीबंगा है वो यहाँ पे, देखो कालीबंगा ये रहा, धौलावीरा ये रहा, गुजरात ये रहा, असम ये रहा, और आपका और क्या था, और केरला ये रहा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा पेपर आपको समझा दिया है कि 6 क्लास का जो पेपर होता है वो किस प्रकार से आया था। तो जो 5th क्लास में है बच्चे, अब जो 6 क्लास में गए हैं अब, ठीक है, 5th क्लास से 6 क्लास में है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है। और जिन्होंने 6 क्लास जिन्होंने पेपर दे दिया है, तो वो देख सकते हैं कि उन्होंने पेपर कैसे दिया है। अगर आपको इस प्रकार से ही आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, ठीक है, यहाँ पे, और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।